एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम टू द ऑथर्स लाइव इंटरेक्शन वंस अगेन। सो आज हमारे साथ हमारी ऑथर मिस चारू चित्रा जी जुड़ रही हैं अपनी बुक के लाइव इंटरेक्शन के लिए। उनकी बुक का नाम हिरण्यगर्भा। तो चलिए उनकी बुक का एक बार हम लोग उनकी बुक देख लेते हैं। चलिए हमारी ऑथर को इनवाइट करते हैं और उनकी बुक के और उनके बारे में उन्हीं के से जानते हैं। हेलो मैम। हेलो ऋषा। गुड हाउ इवनिंग। आर यू? कैसी हो? आप कैसे हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ। आप बताइए अपने बारे में कुछ हमें। अपने बारे में बताऊं जी। तो चारू चित्रा नाम है और यहाँ ग्वालियर में रहती हूँ। ग्वालियर के पीजी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ। अ, और करीब 27-28 ईयर्स हो गए लगातार इस प्रोफेशन में। तो लिखना शौक है। इससे पहले एक इंग्लिश बुक आ चुकी है, कहानियां पब्लिश होती रहती हैं। उनका संकलन एनी बुक की तरफ से अभी पीछे प्रकाश। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, तो हिंदी की बुक लिखने के पीछे क्या वजह? एक तो हिंदी मेरी मातृभाषा है, पहली चीज। और इसमें जो स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं और जिस ढंग से मैं लिख पाती हूँ, मतलब आप भले ही इंग्लिश पढ़ते रहे, सोचते आप हिंदी में ही हैं। जी। है ना? हाँ, जो आपकी रोजमर्रा की भाषा है, जो आपके आसपास के किरदार हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हिंदी भाषी हैं। दूसरा, घर का माहौल ऐसा रहा, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी का प्रभाव था। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे नाना थे, आगे फिर मेरी माँ भी लेखिका हैं हिंदी की बहुत अच्छी, जबकि वो भी इंग्लिश की टीचर रही हैं, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा लिखती हैं। तो उनका भी थोड़ा बहुत मैंने भी ले लिया है, कुछ कुछ मेरे अंदर आ गया है। तो आप, जैसा कि हम अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि आपकी किताब के बारे में हम लोग आपसे ही जानेंगे, तो अपनी जी बुक के बारे में भी हमें बताइए। कहानी संग्रह लिखने के पीछे वजह और इसके टाइटल की वजह बताइए, जी। मोटिवेशन। 1988 से 88 से मैं कहानियां लिख रही हूँ। जब मैं बीए में थी, तो तब से मैं रेडियो स्टेशन पर कहानियां बोलती थी, लिटरेरी सेक्शन में बोलती थी। उनका जो साहित्यिक वर्ग वो होता था, कॉलम, उसमें मैं आती थी और छपती भी रही हूँ। तो संकलन पहली बार निकला है, क्योंकि जब आप रेडियो स्टेशन पे बोलते हैं तो आपकी कुछ सीमाएं होती हैं। जी। समय की सीमा भी होती है, बहुत सारे शब्दों का भी आप चयन भी आपको करना होता है। वहाँ कुछ नियम, कायदे, कानून है उसके हिसाब से। तो बहुत समय से इच्छा थी कि ये जो कहानियां जगह जगह पर प्रकाशित हैं, इसमें कुछ अप्रकाशित है, कुछ कहानियां प्रकाशित हैं, तो उनको एक संकलन का रूप दे दिया जाए। और उसके लिए मैं बैठी और फिर मैंने उन कहानियों को फिर से रीराइट किया, फिर से लिखा उनको, और ये एक संकलन के रूप में आया। जहां तक हिरण्यगर्भा टाइटल की बात है, आपने अभी कहा कि इसका अपने नाम के बारे में भी बताइए। तो हिरण्यगर्भा का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो प्रदीप गर्भ या अंडा या उत्पत्ति का स्थान है। और अगर हम अपने माइथोलॉजिकल या भारतीय विचारधारा की तरफ जाएं तो हिरण्यगर्भा मतलब हमारे यहाँ जो आरंभिक स्रोत माना गया है, वो सृष्टि का बीज कहा जाता है। और एक माना जाता है कि सुनहरा गर्भ है, सोने का अंडा, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। जी। तो और ब्रह्म तत्व ने गर्भ के रूप में ब्रह्म तत्व ने इसको धारण किया। और उसके बाद
ये हिरण्यगर्भा कहानी जो है ये ट्रांसजेंडर के ऊपर है। एक बच्चा जो ना लड़का है ना लड़की है और उसका जन्म होता है। तो हम आज अपने परिवारों में जो पढ़े लिखे परिवार हैं, सब जगह पे नहीं, लेकिन एक कुछ वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमारे घर लक्ष्मी आई। हमने अपनी मानसिकता ये बना ली है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा हो जाता है जो ट्रांसजेंडर है, जो ना लड़की की श्रेणी में आता है ना लड़के की श्रेणी में आता है, तो उस समय परिवार की जो स्थितियां होती हैं और वो उसको एक तरह से इन स्थितियों में मुझे लगता है कि आप किसी को भी अपनाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो जो खुशी होती है बच्चे के होने की, आज लड़की के लोग, पढ़े लिखे लोग ये मानने लग गए हैं, धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है कि लड़की भी उतनी ही बराबरी का हिस्सा रखती है जैसे लड़का है, उतनी ही खुशी उसको भी मिलनी चाहिए जितनी लड़के को। लेकिन यहाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। और मेरी ये जितनी भी कहानियां हैं इनमें मैंने ये देखा है कि जो लिखते हुए खुद ही महसूस किया कि एक तो आप सालों साल संबंध जीते चले जाते हैं, जी पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, माँ बेटी के रूप में, दोस्तों के रूप में, कई तरह के संबंध हम जीते हैं। और उसमें खास तौर पे मैं यहाँ पति पत्नी या फ्रेंड, जिनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी भी उसको हम ले सकते हैं, हम बड़ा विश्वास के साथ जीते चले जाते हैं। और इन संबंधों में जरा सी खरोंच आने पर, जरा सा हवा का तेज झोंका आने पर ये संबंध भर भर आके गिर पड़ते हैं। तो ये बहुत कहानियां उसी पर इसी तरह की चीजों पर आधारित हैं। इसमें 2 लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी कहानियां हैं, इसमें ट्रांसजेंडर के ऊपर भी कहानी है, इसमें रेप के ऊपर है, इसमें बंटवारे के ऊपर भी कहानी है, इसमें जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, उनका दर्द भी है। तो इस तरह से ये एक गुलदस्ता बन गया है और जो प्रकाशित हुआ है। जी। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिविंग रिलेशनशिप्स, भाई हस्बैंड वाइफ, सिस्टर ब्रदर, इन सब की कहानियां, सबके एक कहानी संग्रह का एक पूरा कंबाइंड स्टोरीज है इसमें। तो हाँ। अब जैसे कि आप मैम जानती है फेब्रुअरी चल रहा है और वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो उसके हाँ। ऊपर की कुछ बातें। देखिए, प्रेम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जी पहली बात। और मुझे ऐसा ये लगता है कि इसको हमें कोई विशेष दिन नहीं चाहिए होता मनाने का। जी जी के जी लिए ठीक है, मनाते हैं, क्योंकि हम जैसे जन्मदिन भी मनाते हैं, हम मैरिज एनिवर्सरीज भी मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, दूसरे। लेकिन प्रेम तो एक सबसे प्यारी चीज है इस दुनिया में। कोई भी संबंध में, खास तौर पे मतलब किसी भी तरह का प्रेम जो है, वो किसी भी रिश्ते का प्रेम जो है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। तो उससे तो मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं जैसे वैलेंटाइंस डे को मैं ये कहने वाली हूँ कि नहीं नहीं बड़ा खराब होता है, कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर सोचती हूँ कि प्रेम में ऐसा क्यों है कि बताने की भी जरूरत पड़ती है जी ना। ये जताने की जरूरत, ये बताने की जरूरत, ये तो एक अनवरत चलने वाली धारा है जो बहती चली जाती है और आपको भी बहाती चली जाती है। जी आपके जो भाव हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके जो सोच है, वो सब कुछ को वो प्रभावित करती है और आप तो आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं प्रेम में। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। अब कुछ लोग इसको वैलेंटाइंस डे की तरह मनाना चाहते हैं तो वैसे मनाएं। दूसरे हमारे यहाँ भारतीय उसमें भी तो प्रेम का बहुत ही उच्च कोटि का मैं सोचती हूँ वर्णन है। वैलेंटाइंस डे वगैरह उसके आगे लगता ही नहीं है। इतने रूप हैं, इतनी तरह से उसको प्रस्तुत किया गया है। और हर जगह पे आप चारों तरफ देखिए, अपने मंदिर देखिए, आप अपना साहित्य उठाइए, आप संस्कृत साहित्य उठाइए, तो ऐसा प्रेम का वर्णन शायद ही कहीं मिलेगा जितना खूबसूरती के साथ हमारे यहाँ किया गया है। जी जी, सच कहा आपने बिल्कुल। तो हाँ। मैम, जैसे कि आपने बुक के बारे में हमें बताया कि आपका टाइटल रखने का मोटिवेशन, बुक मैम लिखने के पीछे, जैसा कि आपने अभी ट्रांसजेंडर के बारे में बताया, कोई इसमें ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हैं? कई कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो अपनी कहानियों में चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन और इसमें कई तरह की कहानियां हैं। तो इसमें मुझे एक कहानी है, आज इम्फाल फिर बंद है। तो उसमें एक मणिपुरी कैरेक्टर है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है।
और इसके अलावा एक है लेफ्टिनेंट सारा सैल्यूट्स यू सर। मतलब ये मैं किरदार तो नहीं कहूंगी, वो कहानियां कहानियां सभी बहुत पसंद है मुझे। ऐसे ही जो पहली कहानी है एक और बंटवारा, वो विभाजन के बाद एक रईसा दादी और एक हिंदू और एक मुस्लिम आपस में मिलती हैं, तो उनका जो आप प्रेम की बात कर रही थी, जो आप देखिए उसमें किस तरह का प्रेम है वो। बुआ एक कैरेक्टर है, सुनो तुम एक औरत में। तो स्त्री को लेकर कहीं मेरी कलम वहीं पर चलती है। और अगर आप थोड़ा सा देखेंगी तो ये सब स्त्रियां, जहां चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप भी मैंने दोनों तरह से है, उसका एक सकारात्मक हिस्सा भी लिया है कहानी में, और उसका एक नकारात्मक हिस्सा भी लिया है। तो वो कहीं ना कहीं से फिर से प्रस्फुटित होती है, सारी परेशानियों के बाद भी रुकती नहीं है। सारी स्त्रियां जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर से खड़ी हो जाती हैं। और अगर आपने किताब में शुरू में भी देखा होगा तो मैंने 4 लाइन लिखी हैं, वे जो स्याह अंधेरों में दफन होने पर भी अपने प्रस्फुटन का रास्ते खोज लेते हैं, वे जो बेड़ियां तोड़ आजाद होने की कोशिश करते हैं, वे जो लब पर भी आवाज देते हैं, वे जो बीज होते हैं, उन सबके लिए, उन सबको समर्पित है ये बीज। आप कितना भी अंदर गाड़ दीजिए वो निकल ही आता है। तो ये जो किरदार है ये ऐसे ही है, उनको बहुत सारे तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, लगभग किरदार सब जगह बहुत सारी चीजें झेलती हैं और फिर वो आगे बढ़ लेती हैं, रुकती नहीं है। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, मेरा अपना मानना ऐसा है। तो मेरे किरदार भी ऐसे हैं कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है जी। तो मैम, ये तो बुक के ऊपर हमारी बातें हो गई। अब आप, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले अभी हमें बताया कि प्रोफेशन आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो दोनों चीजों को मैनेज करना, राइटिंग और अपना प्रोफेशन, इन सबको मैनेजमेंट के बारे में हमें बताइए। मैं ना ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, मुझे कहने में अच्छा लगता है कि मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ। क्योंकि साहित्य जो है वो तो मतलब हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड का हो, न्यूजीलैंड का हो, पाकिस्तान का हो, भूटान का हो, साहित्य तो साहित्य है। आप देखिए ना, हम फिल्में देखते हैं तो फिल्में हम आजकल कोरियन फिल्में भी देख रहे हैं, हम अमेरिकन फिल्म भी देख रहे हैं। तो वो आपको सिर्फ अपनी भाषा चाहिए होती है जो आप समझ लें। चाहे आप हिंदी में समझ पाते हैं तो हिंदी में समझे, इंग्लिश में समझ पाते हैं तो इंग्लिश में, या दूसरे लोग दूसरी भाषा में समझ पाते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं अटैक करता है। मैं अगर अपना कहूं तो मेरे ऊपर बंगाली साहित्य का बहुत प्रभाव रहा। शरद चंद्र को आज भी मैं मतलब मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी साहित्य का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। कुछ इंग्लिश के चीजें जो है वो हिंदी, मतलब तो हम साहित्य वालों के आगे बाउंड्रीज तो नहीं होती, सीमाएं नहीं होती, सरहदें नहीं होती हैं। वो साहित्य होता है, आपको सिर्फ पढ़ने को मिलना चाहिए। भाषा कोई भी हो, अच्छा अनुवाद जो है वो आपके दिल को खटखटाता है, छूता है, और सोचने पे मजबूर भी करता है, रातों की नींद भी उड़ाता है जी। जी। तो मैं, जैसा कि आपने ये सारी चीजें हमें बता ही दी, तो अब कोई एक मोटिवेशन जो आपकी बुक से रिलेटेड हो और हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करे, वैसा भी कुछ। आ, कोई और टूट कर बिखरते होंगे कोई और, हम तो दरिया हैं चलने का सबब देते हैं। तो मेरी कहानियां भी ऐसी ही हैं, दरिया की तरह हैं। और एक और चीज की, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है, ए तलवार तुझे झुकना होगा। मैं ये पितृसत्तात्मक परिवारों के लिए कह रही हूँ, वो जो परिवार क्या, जो समाज है उसके लिए कह रही हूँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो आज स्त्रियां जो हैं, आप इंटरव्यू ले रही हैं ना, मैं बोल रही हूँ, और पता नहीं कितनी कहाँ पर हैं, तो वो बगावत करके अब उन्होंने गर्दन ने झुकना छोड़ दिया है और आगे बढ़ना जो है वो शुरू कर दिया है जी। तो मैम प्लीज 2 लाइनें हमारे न्यू ऑथर्स के लिए भी, जो हमारे जी, फ्यूचर ऑथर हैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि लिखना जो है वो जो भी लिख रहा है,
और अगर आप एक सब्सटेंस, एक अच्छी चीज सामने लेकर आना चाहते हैं तो एक मेहनत का काम तो है ही। क्योंकि कहानी और उपन्यास की अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट बहुत सारे आते हैं, फिर फटते हैं, फिर आप लिखते हैं। और मुझ जैसा इंसान, अभी मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूं, लेकिन पेन से लिखती हूँ, कंप्यूटर पे नहीं लिख पाती हूँ, पेन से लिखती हूँ, फिर भले ही उसको कंप्यूटर में ठीक करती रहूं या कुछ है। तो कई कई ड्राफ्ट बनते हैं, एक मेहनत का काम तो है ही। और दूसरा, अगर आप अंदर गहराई तक नहीं जाते किसी भी चीज के, कोई भी आप टॉपिक है, कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, किसी से भी संबंधित चीज लिख रहे हैं, जब तक अंदर नहीं घुस जाते उसमें, तब तक वो जो है वो सार्थक भी नहीं होता, वो आपके लेखन में आ ही नहीं पाता है। तो कभी कभी मैं देखती हूँ आजकल लोग हर 15 दिन में एक किताब, एक महीने में एक किताब उनकी आ रही है। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे आ रही है। मतलब बहुत बड़ी चीज है कि इतनी जल्दी और इतने अच्छे ढंग से वो लोग किताबें निकाल रहे हैं। तो ये शायद मेरी भी कमी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब तक आप भावनाओं को नहीं समझते अंदर तक, तह में जाके, तब तक आपका लेखन जो है वो उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है जो लोगों को आकर्षित करे। सो मैम, व्यूअर्स में कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो आप काफी लोग कुछ बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपसे। तो जी चलिए जी। क्वेश्चंस भी हम लोग अटेंड कर लेते हैं। हम्म। बहुत बहुत सुंदर कहानियां। पुस्तक हिरण्यगर्भा। बट वसु वसुधा वसुधा जी कह रही हैं, बहुत बहुत सुंदर कहानियां, पुस्तक हिरण्यगर्भा। ऐसे ही काफी लोग मैम आपकी बुक के बारे में कह रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर। चारू चित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब, आप सबका इनके बहुत आभार। जी जी, क्या कह रहे हैं? व्यूअर्स को आप कुछ जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सबका बहुत आभार। और आप लोग कारण हैं मेरे लिखने का। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी जिंदगी में जो मोटिवेट करते हैं मुझे, जो पीछे से जैसे धक्का देते रहते हैं कि नहीं लिखो, नहीं लिखो, करो ऐसे। उसमें मेरा परिवार है, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे, बल्कि स्टूडेंट्स भी हैं। मेरे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मेरे जो छात्र हैं, वो मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं, कह के नहीं, लेकिन उनको मैं जब देखती हूँ, और इसमें एक दो कहानियां कहीं उनकी जिंदगियों से भी मिलती जुलती हैं। मेरे जो, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कोई भी कहानी आप लिखते हैं वो फैक्ट और फिक्शन होता है, यथार्थ भी होता है और साथ में गल्प भी होता है ना। कहानी भी होती ही है उसमें, कथा भी होती है। तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये लोग, ये जो मेरे आसपास के लोग हैं, ये मोटिवेशनल फोर्सेस हैं। और मैं अपने सारे जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर हैं, उनको हाथ जोड़ के आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जो मेरे से बड़े हैं यहाँ पे, मैं चाहती हूँ मुझे आशीर्वाद देते रहें कि मैं आगे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना शुरू करूँ, लिखती रहा करूँ। तो उनके जी आशीर्वाद का ये फल है कि थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ। तो जी जी। तो मैम, अब आपने आगे की बुक की बात कर ही दी है, तो आप अभी आगे किसी और किताब पर भी क्या वर्क कर रही हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दिया है, बहुत जो स्पीड नहीं अभी है, लेकिन कुछ है, एक दो चीजें दिमाग में जिनको मैं बिल्कुल किताब के रूप में लेकर आना चाहती हूँ। मैम, क्या जी। आपकी कहानी संग्रह ही होगा? इच्छा तो ये है कि नॉवेल हो, उपन्यास आ जाए। जी। अभी क्योंकि लिखते हुए बहुत सारी कहानियों में ऐसा लग रहा था कि इसको उपन्यास की तरह लिखा जाए, ऐसी इच्छा हो रही थी। तो इच्छा है, लेकिन देखते हैं अब क्या सामने आ पाता है। तो हाँ, आप आप लोग की शुभकामना रही तो लिखूंगी। जी फाइनल आउटकम्स थॉट के आफ्टर थॉट कंप्लीट होने के बाद ही पता चलते हैं। जी 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 जी। तो मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा है कि आपकी अगली बुक हमारे प्रकाशन से ही प्रकाशित होगी। जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एनी बुक को बहुत धन्यवाद, है ना, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और जो सो देखने वाले यहाँ पे हैं वो भी, उनको भी बहुत बहुत। जी जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके ओके जी।